बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो बेटा हम स्टार्ट करेंगे दैट इज कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स। कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले मैं आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट्स दूंगा, उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्ली। अगर आप लोगों को याद हो तो बेटा, जब मैंने आप लोगों को एफएम की डेफिनेशन दी थी बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर के अंदर, तो वहां पे मैंने आपको डिसीजन एरियाज ऑफ एफएम बताए थे। आप लोगों के साथ मैंने लेक्चर भी शेयर किए थे, आपके साथ मैंने लिंक्स शेयर किए थे कि आप उन लेक्चर्स को लाजमी सुनिएगा। तो पहले जो 2-3 लेक्चर्स थे हमारे, वो थ्योरी के ऊपर थे। उन लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के 3 डिसीजन एरियाज होते हैं। एक होता है बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन, एक होते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और एक होते हैं एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हमने ये पढ़ा था कि पैसा कहाँ से आएगा, कंपनी को अगर पैसों की जरूरत पेश आती है तो कंपनी पैसा कहाँ से जनरेट करेगी, क्या कंपनी को डेट फाइनेंस लेना चाहिए या इक्विटी फाइनेंस लेना चाहिए। इसके ऊपर हम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे आगे जाके शॉर्ट टर्म फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंस की शेप में। सेकंड बेटा हमने डिसीजन पढ़ा था इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर मैंने आप लोगों को ये बताया था, अगर कंपनीज के सामने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स आ जाएं एंड कंपनी वांट टू सिलेक्ट द बेस्ट वन, तो हम क्या करेंगे, हम सभी प्रोजेक्ट्स की वैल्यूएशन करेंगे और उन प्रोजेक्ट्स में से जो बेस्ट प्रोजेक्ट होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे। तो दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड, अब जो मैं आपको बताने लगा हूं, दैट प्रोसीजर इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग प्रोसीजर एंड दैट डिसीजन इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजन। यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको ये कहता है, अगर आपके सामने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं तो आप लोगों ने हर प्रोजेक्ट का एनालिसिस करना है और एनालिसिस करने के बाद द प्रोजेक्ट विच इज मोर सूटेबल यू हैव टू सिलेक्ट इट। इसके बाद थर्ड डिसीजन था एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि कंपनी के पास करंट एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं। उसमें हमने ये डिसाइड करना होता है कि कंपनी को करंट एसेट्स की कितनी मकदार रखनी चाहिए और कंपनी को फिक्स एसेट्स का लेवल क्या रखना चाहिए, एंड दोस डिसीजंस आर कॉल्ड एसेट मैनेजमेंट डिसीजन। अब कैपिटल बजटिंग टेक्निक का जो चैप्टर है ये बेसिकली आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड है। इसमें मैं आपको ये सिखाऊंगा कि अगर कंपनी के सामने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं एंड कंपनी वांट टू सिलेक्ट द बेस्ट वन, तो आपने उसको कैसे सिलेक्ट करना है। तो अगर हम कैपिटल बजटिंग को डिफाइन करें तो बेटा इसकी डेफिनेशन होती है, द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग and selecting the best investment opportunity is called capital budgeting process. The process of evaluating and selecting the best investment opportunity is called capital budgeting procedure या process। अच्छा, अब इसके अंदर कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे इवेल्युएट करेंगे, उसके लिए बेटा मैं आप लोगों को 4 टेक्निक्स पढ़ाऊंगा। उन 4 टेक्निक्स में से पहली टेक्निक है हमारे पास पे बैक पीरियड, सेकंड टेक्निक होगी नेट प्रेजेंट वैल्यू, थर्ड टेक्निक होगी हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स एंड फोर्थ टेक्निक होगी बेटा आपके पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। जी बेटा, इनकी आपने कैलकुलेशंस करना सीखी हुई हैं, पहले तो बता दें। सर सिर्फ थ्योरेटिकल पढ़ा था और सर ये जो आपने डेफिनेशन लिखाई है वो जरा रिपीट कर दें। जी मैं रिपीट कर देता हूँ, द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एंड सिलेक्टिंग द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, process of evaluating and selecting the best investment opportunity is called capital budgeting process। चलें स्टार्ट करते हैं बेटा, फिर वन बाय वन मैं इन टेक्निक्स को बताऊंगा और इन टेक्निक्स के अंदर बेटा मैं आप लोगों को यही सिखाऊंगा कि आप लोगों ने प्रोजेक्ट्स अगर आपके सामने आते हैं, 2 3 4 5 प्रोजेक्ट्स आपके सामने आ जाते हैं, उन पांचों में से कैसे डिसाइड करेंगे कि विच वन इज द मोस्ट सूटेबल वन, उस प्रोसीजर का नाम है कैपिटल बजटिंग। तो सबसे पहले टेक्निक हम स्टार्ट करेंगे पे बैक पीरियड से। मैं आपको पहले यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा पे बैक पीरियड, उसके बाद फिर मैं आप लोगों के सामने स्लाइड्स में भी ओपन कर दूंगा। ओके, पे बैक पीरियड बेटा क्या होता है, इसका एक छोटा सा फार्मूला होगा। हम क्या करेंगे, हमारे सामने एक डाटा आएगा, क्वेश्चन आएगा हमारे सामने, उसमें आपको प्रोजेक्ट की इनिशियल कॉस्ट गिवन होगी, यानी अगर ये प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं तो उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, और फिर उस प्रोजेक्ट की हमारे पास कैश फ्लोज गिवन होगी कि पहले साल आपको ये प्रोजेक्ट इतना देगा, दूसरे साल इतना देगा, तीसरे साल इतना देगा, जितने भी सालों का डाटा गिवन होगा। हमने ये डिसाइड करना है कि ये प्रोजेक्ट 1, इसी तरह प्रोजेक्ट 2 होगा, प्रोजेक्ट 3 होगा, प्रोजेक्ट 4 होगा। हम चारों प्रोजेक्ट्स का पे बैक पीरियड कैलकुलेट करेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि इनमें से बेस्ट प्रोजेक्ट कौन सा है। हर टेक्निक के अंदर डिसीजन लेने का तरीका डिफरेंट होगा। पे बैक के अंदर अपना मेथड है, नेट प्रेजेंट वैल्यू में अपना मेथड होगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में अपना मेथड होगा।
तो मैं सबसे पहले आपको पे बैक पीरियड का फॉर्मूला देने लगा हूं, आप इस फॉर्मूले को नोट करें। ए प्लस okay, this is the formula for calculating the payback method या payback period of any project, a plus b minus c over d। अब क्वेश्चन इज दैट कि इसमें a क्या है, b क्या है, c क्या है या d क्या है। उसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट का डाटा ज्यूम करता हूं, उसी प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग पेबैक भी निकालेंगे, एनपीवी भी निकालेंगे और पीआई भी निकालेंगे, और देन फिर मैं आपको एक्सरसाइज की तरफ लेके जाऊंगा, वहां पे आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। सपोज दैट उसने एक प्रोजेक्ट दिया, उसने बोला जो प्रोजेक्ट है उसका ये डाटा मैं आपके सामने दे रहा हूं। चलें 4 इयर्स का डाटा ले लेते हैं। ये उसने टाइम पीरियड गिवन किया हुआ है आपको, ये क्वेश्चन में डाटा गिवन होगा जैसे मैं आपको दे रहा हूं, उसी तरह टाइम पीरियड गिवन होगा आपको। यहाँ पे उसकी कैश फ्लोज गिवन होगी, ओके जी। ये डाटा आपके सामने जी। कैश फ्लोज बेटा जो जीरो के सामने कैश फ्लोज होती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये वो इन्वेस्टमेंट होती है जो आपने पैसा लगाया। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास 20,000। अच्छा, पहले साल ये प्रोजेक्ट आपको देगा सपोज 8,000, 9,000, 7,000। सपोज दिस इज द प्रोजेक्ट, ओके जी। ये प्रोजेक्ट ए है कोई, इसी तरह प्रोजेक्ट बी का भी होगा, प्रोजेक्ट सी का भी होगा, प्रोजेक्ट डी का भी होगा। मैं आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन सिखा दूंगा, बाकी आप लोग खुद कर सकते हैं। आपसे कहा गया कैलकुलेट द पे बैक पीरियड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। अब हमने इसका पे बैक निकालना है, तो पे बैक का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ए प्लस बी माइनस सी ओवर डी। अब ये ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है, ये हम डिसाइड करेंगे। तो जब भी आपके पास ये क्वेश्चन आया, सबसे पहले हमने क्या करना है, क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज बेटा आपने यहाँ पे निकालनी है। ओके जी। अब क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज का मतलब होता है कि आपने पीछे वाली वैल्यूज को ऐड करना होता है नेक्स्ट वाली वैल्यूज के अंदर, उसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। एक्यूमुलेट करना जिसे हम बोलते हैं क्यूमुलेट करना। जीरो इज नथिंग, इसको मैंने खाली छोड़ दिया क्योंकि जीरो का मतलब इज नथिंग, यहाँ पे हमने अभी कोई वैल्यूज ली नहीं है, इस वजह से हमने यहाँ पे इसको वैसे ही छोड़ दिया। ओके, अब पहले साल में बेटा आते हैं। पहले साल आपके पास जो कैश फ्लोज हैं, ये 8,000 का 8,000 ही आ जाएगा क्योंकि इसके पीछे कोई नहीं है। अब इस 8,000 में ये 9,000 आप ऐड कर दें। अब ऐड करते जाए, इसमें क्यूमुलेट करते जाए। 17,000। अब इस 17,000 में ये नेक्स्ट वैल्यू ऐड कर दें, ये 7,000 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 24,000। इस 24,000 में हम 6,000 ऐड कर दें, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 30,000। ये बेटा पहला स्टेप है जो आपने करना है पे बैक कैलकुलेट करने के लिए। यू हैव टू ड्रॉ द क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। ये हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ बेटा इस स्टेप में तो प्रॉब्लम किसी स्टूडेंट को कि कैसे ड्रॉ की। पहले साल बेटा 8,000 का 8,000 वैसे ही आ गया क्योंकि इसके पीछे कोई वैल्यू नहीं है। देन 8 में 9 आपने ऐड किया, 17 17 में 7 ऐड किया, 24 24 में 6 ऐड किया, 30,000। ये हमारी सारी की सारी कैश इनफ्लोज है, ये जो मैंने की हाईलाइट। और ये जो 20,000 है, ये हमारा कैश आउटफ्लो है। आउटफ्लो का मतलब होता है जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, यानी आपने 20,000 रुपया इस प्रोजेक्ट पे लगाया है और ये प्रोजेक्ट आपको हर साल इतना इतना कमा के दे रहा है। ओके, अब हम इसका पे बैक निकालते हैं। इसका पे बैक पीरियड निकालेंगे तो विच इज इक्वल टू, मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, ए प्लस बी माइनस सी डिवाइडेड बाय डी। ओके, अब बेटा ए बी सी डी हमने लिखना है। अब इसको जरा गौर से सुनिएगा, अगर किसी को एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर डी सिर्फ बी माइनस सी को डिवाइड करके आ रहा है या होल अमाउंट को? नहीं, ये ओवरऑल है, बी माइनस सी, बी माइनस सी ओवर डी। ये डी इन दोनों के नीचे है, यानी पहले आपने बी में से सी को माइनस करना है, उस जो आंसर है उसको बाद उसको डी पे डिवाइड करेंगे, फिर ए में ऐड करना है। यानी आप ये समझ लें कि ये आपका पूरा एक स्टेप है ये वाला। यानी पहले हम बी में से सी को माइनस करेंगे, जो आंसर निकलेगा उसको डी पे डिवाइड करके फिर उसको ए में ऐड करना है अपने एंड पे। अंडरस्टैंड बेटा? समझ आ गया?
यस नो में बोला करें बेटा, आगे से रिप्लाई किया करें। जी 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 सर, जी सर। अच्छा, अब ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है और डी क्या है बेटा, ये हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, आपने क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज में चले जाना है। ये देखें, आपने बेटा 20,000 इन्वेस्ट किया है। अब आपने देखना यह है कि आपका 20,000 कवर कहाँ पे हो रहा है। क्या आपका 20,000 पहले साल कवर हो रहा है? नहीं, पहले साल आपको सिर्फ 8,000 मिल रहा है। क्या 20,000 आपका यहाँ पे कवर हो रहा है दूसरे साल? यहाँ भी आपका 20,000 कवर, ये 20,000 वो है जो यहाँ पे कैश आउटफ्लो में था, उसको उसके हिसाब से यहाँ पे देखना है। दूसरे साल भी आपका 20,000 कवर नहीं हो रहा, आपका 20,000 कवर हो रहा है तीसरे साल जाके। ये देखें, यहाँ पे आपका 20,000 भी कवर हो रहा है, इवन के 4,000 आपको एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, यानी तकरीबन यहाँ पे 24,000 पे मिल रहे हैं। जिस साल बेटा आपके पैसे कवर हो रहे हैं, जिस साल आपके पैसे कवर हो रहे हैं, उससे एक स्टेप आपने पीछे आ जाना है। यानी आपके पैसे कवर हो रहे हैं तीसरे साल में, ये देखें यहाँ पे आपके पैसे कवर हो रहे हैं थर्ड ईयर में। तो आपने क्या करना है, जहां जिस साल में आपके पैसे कवर हो रहे हैं उससे एक साल आपने पीछे आ जाना है। ये आपके पास ए होगा, ये जो मैंने 2 के लिखा है, 2 के आगे लिखा, मैं लिखता जा रहा हूं, ये आपके पास ए होगा। ए के बिल्कुल सामने एग्जैक्ट जो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो है ए के बिल्कुल सामने ये सी होगा। और ए के बिल्कुल नीचे ये जो अमाउंट होगी, यानी ए की जो नीचे वाली खाना होगा उसमें जो अमाउंट होगी, ये आपके पास डी होगा। अच्छा, बी हमेशा, अब बी रह गया बेटा, बी हमेशा आपका आउटफ्लो होगा। जो भी क्वेश्चन में आउटफ्लो गिवन होगा वो हमेशा आपका बी होगा, जो कि क्वेश्चन में 20,000 गिवन है। दोबारा सुनिए स्टेप को मैंने कैसे किया, सभी लोग दोबारा गौर से सुनिएगा अगर किसी को नहीं समझ आई। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास कैश आउटफ्लो कितना है, 20,000 आपने लगाया। फिर आपने आ जाना क्यूमुलेटिव कैश फ्लो वाले कॉलम में जहां पे आपने प्लस किए थे। आपने देखना है कि आपका ये 20,000 कहाँ पे कवर हो रहा है। पहले साल कवर नहीं हो रहा, दूसरे साल कवर नहीं हो रहा, तीसरे साल में कवर हो रहा है 24,000। यहाँ पे 20,000 जहां पे कवर हो रहा है उससे एक स्टेप पीछे जाना है आपने। तीसरे साल कवर हो रहा था, मैं दूसरे साल में आ गया। ये आपके पास ए होगा, ए के बिल्कुल सामने आपके पास सी होगा और ए के नीचे आपके पास डी होगा, और ये आपके पास आउटफ्लो जो होगा वो हमेशा बी होगा। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें तो देखिए आपके पास पे बैक पीरियड आएगा। ए हमारे पास है 2 प्लस बी, देखिए बेटा मैंने कितना लिखा 20,000 माइनस सी देखें 17,000 और डी है बेटा हमारे पास 7,000। तो उनके सामने जो जो वैल्यूज आती थी मैंने सिर्फ वो वैल्यूज पुट कर दी। अब 20,000 को में से 17,000 माइनस करें, 3,000 आएगा। 3,000 को पहले आप 7,000 पे डिवाइड करें, तो जो आंसर आएगा उसको 2 में ऐड कर दें। करें जरा क्या 2.42 आ रहा है सर, 2.42। ओके, 2.42। 42। आप पहले मुझे इसका भी आंसर बताएं। जी सर 2। मैंने कहा इसका बेटा ये माइनस करके डिवाइड करके 0.42 सर आ रहा है, 0.428। 0.428। ओके, 428 आ गया, यानी आपके पास आंसर आ गया 2.428। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसके आगे ईयर्स में हम निकाल रहे हैं तो आप ईयर्स में लिख दें। ओके जी, ये निकला बेटा प्रोजेक्ट ए का आंसर 2.428 ईयर्स। प्रोजेक्ट ए था ये हमारे पास, कोई भी ए प्रोजेक्ट। सपोज मैं यहाँ पे अभी लिख भी देता हूँ, अभी हम इसका डिसीजन रूल पढ़ने लगे हैं कि आपने कैसे डिसाइड करना। प्रोजेक्ट ए अभी आपने निकाला 2.428। इसी तरह सपोज कर लेता हूँ कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट बी भी है। सपोज करें उसका आंसर निकला 3.56। चले, ये मैंने अपनी तरफ से जूम कर लिया, ये निकाला इसको भी ऐसे जैसे मैंने अभी आपके सामने निकाला। अब यहाँ पे हमने डिसाइड ये करना है कि हमने किस प्रोजेक्ट के पास जाना है, यानी इसका डिसीजन रूल क्या है। इस सर ये बेस्ट है। डिसीजन रूल क्या है बेटा इस टेक्निक का? ये टेक्निक ये कहती है सिलेक्टिंग दैट प्रोजेक्ट which will cover the initial cost in minimum time. यानी according to this technique the company should select that project which cover the initial cost in minimum time. अब ये जो प्रोजेक्ट ए है ये आपका जो 20,000 रुपया है ये तकरीबन 2.48 ईयर्स में कवर कर रहा है।
तो प्रोजेक्ट बी है वो आपकी इनिशियल कॉस्ट तकरीबन कवर कर रहा है 3.56 ईयर्स में। अगर इन दोनों में से हमने प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना हो तो हम प्रोजेक्ट ए को सिलेक्ट करेंगे और प्रोजेक्ट बी को रिजेक्ट करेंगे। क्यों? बिकॉज पे बैक पीरियड ये कहता है कि सिलेक्टिंग दैट प्रोजेक्ट विच कवर द इनिशियल कॉस्ट इन मिनिमम टाइम, यानी जो आपने इनिशियल पैसा लगाया है वो कम से कम टाइम में आपको रिकवर हो जाए। तो जितने कम पीरियड में आप अपनी इनिशियल कॉस्ट कवर करेंगे उसके बाद आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि आपने अपना ब्रेक इवन अचीव कर लिया। सो इस टेक्निक के मुताबिक अगर ये दो आंसर्स आपके सामने आ जाएं और आपसे कहा जाए बताएं किसको सिलेक्ट करेंगे किसको रिजेक्ट करेंगे, तो आप लिखेंगे प्रोजेक्ट ए इज एक्सेप्टेड एंड प्रोजेक्ट बी इज रिजेक्टेड बिकॉज प्रोजेक्ट ए कवर द इनिशियल कॉस्ट इन मिनिमम टाइम। दिस इज द फर्स्ट टेक्निक विद द नेम ऑफ पे बैक पीरियड। जी बेटा, एनीवन एनी कंफ्यूजन? जी सर, इसके फॉर्मूला में जो ए और डी है एक दफा वो बता दें, वो कहाँ से आएंगे? ओके ये बेटा आपके पास क्वेश्चन की कैश फ्लोज थी, हमने सबसे पहले ड्रॉ किया क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज, ठीक हो गया। ये आपकी इनिशियल कॉस्ट है 20,000, आपने क्यूमुलेटिव में जाके देखना है 20,000 कहाँ पे कवर हो रहा है। पहले साल 8,000 है, कवर नहीं हो रहा। दूसरे साल 17,000 है, 20,000 कवर नहीं हो रहा। तीसरे साल में जाके 20,000 कवर हो रहा है, यानी तीसरे साल आपको 24,000 रुपए मिलेंगे तो 20,000 आपका कवर हो जाएगा, 4,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको। जिस साल आपकी अमाउंट कवर हो रही है उससे एक साल आपने पीछे जाना है। ये तीसरे साल में कवर हो रही है, हम उससे एक साल पीछे गए तो ये सेकंड ईयर आ गया। तो बेटा ये आपके पास ए है, ए के सामने आपके पास सी है। बेटा माइक म्यूट करें। ए के सामने आपके पास सी होगा और ए के नीचे आपके पास डी होगा और बी हमेशा बेटा आउटफ्लो होगा। क्लियर है बेटा? जहां पे इनिशियल कॉस्ट कवर हो रही है उससे पीछे आपने जाना है, एक स्टेप पीछे जाएंगे तो आपके पास ए होगा। ये एक्सक्यूज मी सर। जी जी बेटा, बोलें बोलें बेटा। सर ये जो आपने फार्मूला जो पढ़ा, ये पे बैक पीरियड का जो सा ये फार्मूला है, ये तो फिर सर उसी केस में होगा ना जब जो ये जो इंस्टॉलमेंट्स हैं या फिर ये जो कैश फ्लोज हैं जब सेम होंगे सब प्रोजेक्ट्स के? नहीं नहीं, सब प्रोजेक्ट्स के सेम तो नहीं होंगे, हर प्रोजेक्ट का कैश फ्लो डिफरेंट होगा। मैं प्रोजेक्ट ए का डाटा आपको ये दिया, प्रोजेक्ट बी का मैं आपको डाटा दे देता हूँ जी, कैश फ्लो सपोज 50,000 है, उसके इनफ्लोज में आपको डिफरेंट दे देता हूँ। हमने ये देखना है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं, डिफरेंट उनके आउटफ्लोज हैं और डिफरेंट उनके इनफ्लोज हैं। हमें कौन सा प्रोजेक्ट सूट करेगा? तो ये टेक्निक कहती है कि आपको वो प्रोजेक्ट सूट करेगा जो आपकी इनिशियल कॉस्ट कम से कम टाइम में आपको रिटर्न कर देगा। इसमें मैंने कोई इंस्टॉलमेंट का वर्ड यूज नहीं किया, मैंने कोई किस्तों का वर्ड यूज नहीं किया। मैंने आपको सिर्फ ये बोला कि ये एक प्रोजेक्ट है, उसको स्टार्ट करने पे 20,000 रुपये खर्चा आ रहा है। पहले साल ये प्रोजेक्ट आपको 8,000 कमा के देगा, दूसरे साल ये प्रोजेक्ट आपको 9,000 कमा के देगा, तीसरे साल ये प्रोजेक्ट आपको 7,000 कमा के देगा, चौथे साल ये प्रोजेक्ट आपको 6,000 कमा के देगा। हमने उसका पे बैक निकाल लिया 2.42। इसी तरह मैं प्रोजेक्ट बी पकड़ूंगा, उसका आउटफ्लो में भी 50,000 हो, पहले साल में भी वो 15,000 कमा के दे रहा हो, दूसरे साल 10,000 एंड सो ऑन। हम उसका भी इसी तरह पे बैक निकाल लेंगे। देन वी विल डिसाइड कि व्हिच वन इज द मोर सूटेबल वन। मैं ये नहीं कहता कि ये टेक्निक फुल एंड फाइनल है, आपने इसी को फॉलो करना है। बेटा 4 टेक्निक्स हमने पढ़नी है, हर टेक्निक के अंदर डिसीजन लेने का तरीका डिफरेंट सर होगा। जी बोले बोले बेटा, फॉर्मूले में क्या? फॉर एग्जांपल 20,000 जो है ये कंसीडर कर लेंगे अगर एक प्रोजेक्ट में 20,000 2 साल में कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, ठीक। हाँ। और दूसरे प्रोजेक्ट में 50,000 जो है वो 3 साल में कंप्लीट हो रहा है, तो हम फिर किसको चूज करेंगे? मेरे हिसाब से जो 50,000 वाला वो ज्यादा बेनिफिशियल है। आप बेटा टेक्निक की जो डिसीजन रूल है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, मैं क्या कह रहा हूँ। अब वो जो 50,000 है ना वो 3 साल में कवर हो रहा है, 20,000 आपका 2,000 में कवर हो रहा है। इस टेक्निक के मुताबिक हमने 20,000 वाले को सिलेक्ट करना है। क्यों? क्योंकि वो आपकी इनिशियल कॉस्ट 2 साल में कवर कर रहा है। मे भी इसमें ड्रॉबैक्स भी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि दिस टेक्निक इज फुल एंड फाइनल। इस टेक्निक के मुताबिक अगर आपने डिसाइड करना है तो बेशक आपके पास प्रोजेक्ट 10 है और 10 के आपके पास जो आउटफ्लोज है वो डिफरेंट है, किसी का 50,000 है, किसी का 60,000 है, किसी का 70,000 है। तो उनमें से आपने हर एक का पे बैक निकालना है और ये टेक्निक ये कहती है जिसने सबसे कम में आपको वापस किया पैसा वो सिलेक्ट करे। मैं ये नहीं कहता कि अगर वो सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए सक्सेसफुल होगा या वो प्रोजेक्ट हमेशा कामयाब होगा। मेथड ये कहता है कि आपने वो सिलेक्ट करना है।
आप नाइस को यूज करें, अगर आपको लगता है इसमें फ्लॉज हैं तो आप सेकंड टेक्निक पे आ जाएं, एनपीवी हम पढ़ेंगे उस पे आ जाएं, अगर आपको उसमें फ्लॉज लगता है हम आईआरआर पे चले जाएंगे। यानी इनमें से कोई भी टेक्निक फुल एंड फाइनल नहीं है। मे बी एक टेक्निक है जी प्रोजेक्ट ए सूटेबल है, एनपीवी पे जाए तो मे बी वो कहे प्रोजेक्ट बी सूटेबल है। तो ये अब आपके मैनेजमेंट ने डिसाइड करना है कि वो किस टेक्निक को कर रहे हैं। हर टेक्निक के अंदर अपने फ्लॉज एंड ड्रॉबैक्स होंगे, इसके मुताबिक चलेंगे। तो जिसका आंसर टाइम पीरियड का सबसे कम निकलेगा आपने वही सिलेक्ट करना है। अंडरस्टैंड बेटा? जी ठीक है सर। अगर 50,000 वाला सर 3 साल पे में, अगर 50,000 वाला 3 साल में कवर कर रहा है और 20,000 वाला 2 साल में कवर कर रहा है तो हमने 2 साल वाले को ही सिलेक्ट करना है, हमने 3 साल वाले पे नहीं जाना। जी आप कुछ बोलने लगे थे बेटा? सर पे बैक का एक और फॉर्मूला भी पढ़ा था, वो किस मतलब कब लगेगा, जिसका वो था इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैश इनफ्लोज, वो कब यूज होगा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लोज, ये भी है कोई फॉर्मूला पे बैक का? दैट इज नॉट पे बैक पीरियड, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। वो अभी हम थर्ड टेक्निक में पढ़ेंगे वो फार्मूला। दैट इज नॉट पे बैक पीरियड फार्मूला, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फार्मूला। ओके सर। वो थर्ड टेक्निक अभी हम आ रहे हैं आगे, अभी तो मैंने एक पढ़ाई है आपको। इनिशियल कैश फ्लोज को जब आप माइनस करेंगे तो वो एनपीवी बनेगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बन जाएगा। उसकी तरफ ही जा रहा हूं बेटा मैं अभी वन बाय वन। वो पे बैक का नहीं है, वो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का है। पे बैक का यही फॉर्मूला है। अब आते हैं सेकंड टेक्निक के ऊपर। सेकंड टेक्निक पे आते हैं, दैट इज एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो क्वेश्चन यही रहेगा, अभी आपके सामने डाटा मैं यही रखूंगा, सिर्फ मैं इसके अंदर आपके सामने कुछ चीजें चेंज करूंगा, फॉर्मूला चेंज करूंगा, प्रोजेक्ट हम यही रखेंगे। ओके जी, आपके पास ये प्रोजेक्ट था बेटा आपके सामने, उसकी कैश फ्लोज, इनफ्लोज और आउटफ्लोज गिवन थी। ये मैंने क्यूमुलेटिव वाला मैंने खत्म कर दिया, इसमें हमें क्यूमुलेटिव नहीं चाहिए। सर अभी कौन सा वो फार्मूला बता रहे हैं आप? बताने लगा हूं बेटा, अभी ये देखें। सर आज के लिए इतना काफी है सर, बहुत ज्यादा हो गया। ओके जी, सेकंड टेक्निक बेटा एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसका फॉर्मूला होगा, लिखें, पे बैक हमने कर लिया। अब एनपीवी बेटा, एनपीवी इज इक्वल टू CF1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये पावर में है बेटा, प्लस CF2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k की पावर 2 एंड सो ऑन, CFn डिवाइडेड बाय 1 प्लस k की पावर n माइनस ओके जी। इस फॉर्मूले को देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। और मजे की बात यह है कि ये फॉर्मूला पहले पढ़ चुके हैं। ये सिंपल प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लिखा बेटा मैंने, ये सिंपल मैंने प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला लिखा है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला पढ़ाया था, अभी जो हम पीछे पढ़ के आए हैं, दैट इज फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई की पावर 1 प्लस आई की पावर n। यही पढ़ा ना फॉर्मूला हमने, सेम बेटा वही फॉर्मूला Yes, लिखा sir. मैंने, सेम वही फॉर्मूला। ये FV की जगह पे CF1 लिख दिया है और इस I की जगह पे वर्ड K लिख दिया। ये सिंपल प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला ही लिखा हुआ, इसलिए इसका नाम भी NPV है। ये PV स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू है, N का मतलब होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिंपल प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है। ये उसी फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया यहाँ पे। ओके, CF1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k की पावर 1, CF2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस k की पावर 2 एंड सो ऑन। यानी CF1 का मतलब होता है कैश इनफ्लो फॉर फर्स्ट ईयर, CF2 का मतलब है कैश इनफ्लो फॉर सेकंड ईयर। वो जो आपके पास ये देखें, जो मैंने डाटा दिया हुआ था आप लोगों को, ये क्वेश्चन आपके सामने मैंने वही क्वेश्चन